तो आज हमारा ये थर्ड डे हमारे इस 1 वीक सर्टिफिकेट कोर्स का। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। कल हमने जितनी भी चीजों की बात की आपको सभी समझ में आई या कुछ उसमें ऐसी हैं जिनको समझना बाकी है? चलो, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। देखो, हमने बात की थी कि जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था कि आइसोमेरिज्म जो है उसमें हमने दो टाइप की आइसोमेरिज्म बेसिकली बताई थी। एक वो बताई थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, दूसरी वो बताई थी जो कॉन्फ़िगरेशनल होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल में जितने भी एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं वो हम देखते हैं। और यहाँ कॉन्फ़िगरेशनल में 3 डायमेंशनली उनका जो अटैचमेंट है कायरल कार्बन के साथ में वो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो 3 डायमेंशनल किस तरीके से, जैसे कि कल भी हम बात कर रहे थे जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो उस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने देखा कि कोई ग्रुप अगर राइट हैंड साइड जुड़ा हुआ है या लेफ्ट हैंड साइड जुड़ा हुआ है तो उसकी वजह से जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसके प्रति उसका व्यवहार बदल जाता है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट होती है तो लाइट के प्रति व्यवहार भी बदल जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है ज्योमेट्रिकली वो डिफरेंट हो जाता है। तो वो बेसिकली जितनी भी चीजें हैं वो हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में देखेंगे। ठीक बात? सो कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली 2 टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। एक तो होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम समझें तो क्या है, पहले एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक्चुअल, रियल, कि एक्चुअल में जो भी एटम्स या ग्रुप्स किसी भी मॉलिक्यूल में जुड़े हुए हैं वो किस तरीके से उनकी अरेंजमेंट है, जो आकाशीय उसकी जो विन्यास है, जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है, तो उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और एक है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें दो कंपाउंड्स को हम कंपेयर करते हैं कि वो कंपाउंड उस जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड कंपाउंड है उसके जैसा दिखता है या नहीं दिखता है। जैसे इसको ऐसे समझें कि जैसे जब आप कोई चीज मेजर करते हो, जैसे अगर आपको 1 किलो कोई पर्टिकुलर सामान चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है, 1 किलो का बाट रखना पड़ता है, उसके बाद में उस चीज को तौलना पड़ता है। अगर आपको कोई चीज मीटर में चाहिए तो आपको मीटर से उसको क्या करना पड़ता है, नापना पड़ता है। लीटर में चाहिए तो लीटर के जो उसका स्टैंडर्ड मेजर है उसको स्टैंडर्ड मेजर करना पड़ता है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम किसी के रिलेटिव देखते हैं, किसी के सापेक्ष देखते हैं कि भाई उसका जो वजन है वो कितना है। जैसे एक हल्की चीज है और एक भारी चीज है और दोनों को अगर मैं हाथ में उठा करके देखूं कि भाई कौन सी हल्की है कौन सी भारी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिलेटिवली देख रहा हूँ कि कौन हल्का कौन भारी। और एब्सोल्यूट में क्या है, एब्सोल्यूट में जो एक्चुअल में होता है वो, जैसे कि 1 किलो का जो बाट है वो एब्सोल्यूट उसका जो वजन है वो 1000 ग्राम्स होता है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। इसको हम एक एक करके समझें तो एक सिस्टम होता है जैसे हम बोलते हैं डीएल सिस्टम। उससे अगर हम किसी कंपाउंड को नोमेनक्लेट करें तो किस तरीके से उसको हम नोमेनक्लेट कर सकते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इनको अगर हम किन्हीं पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर सिस्टम पर अप्लाई करें और उस तरह से देखें कि ये किस तरह से होते हैं, तो हम पहले बात करते हैं डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की। तो अलग अलग हमारे जो कुछ कंपाउंड्स हैं उनको हम डीएल सिस्टम से नोमेनक्लेट करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से उनका नाम हम दे सकते हैं। तो देखो 1951 से पहले जब भी हम किसी कंपाउंड को उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते थे तो उस समय तक हमको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालने के कुछ मेथड्स पता नहीं थे। तो हम क्या करते थे, उनको रिलेटिवली निकालते थे कि रिलेटिव उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। अब रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को निकालने के लिए हम करते क्या थे, हम लेते थे ग्लिसरॉल्डिहाइड। और ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है उसमें होता क्या था कि जैसे अगर मैं आपको यहाँ ग्लिसरॉल्डिहाइड को दिखाएं तो ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अब इस ग्लिसरॉल्डिहाइड में आप देखते हो कि एक तो यहाँ पर हमारे पास में है
एल्डिहाइड ग्रुप। ये जो CHO ग्रुप है ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये होता है हमेशा टॉप में, और जो CH2OH ग्रुप है ये होता है हमेशा बॉटम में, ठीक है। और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है राइट साइड में और हाइड्रोजन ग्रुप होता है लेफ्ट साइड में। तो अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में हो और हाइड्रोजन ग्रुप लेफ्ट साइड में हो तो उसे हम ग्लिसरॉल्डिहाइड के अकॉर्डिंग या रिलेटिवली ये देख सकते हैं कि वो किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन रखता है, ठीक बात। जैसे इसको वापस देखें, ये आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड दिखा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, सभी को दिख रहा है? यस सर। ओके, तो ये देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड है और इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के रिलेटिवली हम अलग अलग कंपाउंड्स को देखते हैं कि वो किस तरीके से शो होता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हमें ग्लिसरॉल्डिहाइड की वजह से देखना है, और प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये जो प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड है इसमें जो OH ग्रुप है ये OH ग्रुप राइट साइड में होता है और हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। अगर ये वाला सिस्टम किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो उसे हम बोलेंगे कि वो डी कॉन्फ़िगरेशन रखता है। तो डी कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए यूज करें, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में है और हाइड्रोजन ग्रुप लेफ्ट साइड में, ठीक बात है। और अगर हम इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो मिरर इमेज कैसी हो जाएगी, राइट साइड में आ जाएगा हाइड्रोजन ग्रुप और लेफ्ट साइड में आ जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, ठीक बात है कि नहीं? यस। जैसे 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 अगर मैं यहां पर आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड बना करके दिखाऊं तो ये CHO, ये कार्बन, ये CH2OH और ये हमारे पास है हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर इस तरीके से हम देखें तो ये जो सिस्टम है वो है आपका डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी मिरर इमेज देखें, मिरर इमेज अगर हम यहां देखेंगे, यहां पर अगर हम इस पर मिरर रख दें तो यहां अगर हम देखते हैं तो देखो ये CHO तो एज इट इज रहेगा, ये CH2OH एज इट इज रहेगा और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में आ जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो राइट साइड में आ जाएगा। ये इसकी मिरर इमेज होगी, ठीक है। यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहां पर है, राइट साइड में है, और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां पर है, लेफ्ट साइड में। तो जो जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में होगा उसे हम बोलेंगे डी सिंबल से देंगे, ठीक है। और जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा उसे हम बोलेंगे एल, ठीक है। तो ये आपका डी ग्लिसरॉल्डिहाइड जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, और ये आपका एल, क्लियर? यस सर। तो जितने भी कंपाउंड्स हमारे पास में होंगे उनको हम कंपेयर करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे कि वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में। अगर वहां पर राइट साइड में मिलेगा तो वो कैसा हो जाएगा, वो डी सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका सिंबल देंगे, और अगर राइट साइड में है तो नहीं समझ आया? सर आ गया, आ गया, ओके। तो देखो हम यहाँ पर मैंने आपको जैसे अभी बताया, तो हम किसी भी सिस्टम को, जैसे डी सिस्टम को एल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल सिस्टम को डी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी डी सिस्टम या एल सिस्टम से बनाया हुआ कोई भी कंपाउंड होगा, जैसे कि मान लीजिए कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से अगर हम क्या करें, कोई कंपाउंड बनाए और वो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से अगर हम उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराया है इसका, तो ऑक्सीडेशन जब हम कराते हैं किसी भी एल्डिहाइड का, तो ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक बात। जैसे अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पर ये बेसिकली ये जो CHO ग्रुप है ये किस तरीके से है, ये CHO ग्रुप इस तरह से है,
ठीक है। और इसका जब ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट हो जाती है और ये क्या बना लेता है, ये इस तरीके से बना लेता है। ठीक है, तो ये ग्रुप कौन सा ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कैसा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जब हम यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये जो CHO ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो CHO ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरे नंबर पर हमने क्या किया, इसकी PCl3 के साथ में रिएक्शन कराई। अब PCl3 के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो तो PCl3 क्या काम करता है, वो हाइलोजिनेशन का काम करता है। ठीक है, और हेलोजिनेशन में होता क्या है कि ये जो OH माइनस ग्रुप है, ये जो OH माइनस ग्रुप है इसकी जगह Br माइनस ग्रुप जो है वो आकर के अटैच हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अब हम इसका रिडक्शन करवा देते हैं, कोई भी है। अगर हम इसका अब रिडक्शन करवा दें तो रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाती है। तो ये जो Br है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, हाइड्रोजन से, और ये CH2 के बाद में एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ करके क्या बना लेगा, CH2। तो देखो हमने यहाँ देखा कि डीग्लिसरल्डिहाइड से, ये जो डीग्लिसरल्डिहाइड है इससे हमने क्या बना दिया, डी लैक्टिक एसिड बना दिया। तो डीग्लिसरल्डिहाइड से डी लैक्टिक एसिड बनाया, इसका मतलब ये लैक्टिक एसिड जो बना है इसमें भी आप देखोगे कि OH ग्रुप जो है वो राइट साइड में ही है और हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड में ही। और यहाँ पर भी जो डीग्लिसरल्डिहाइड था इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ था, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, और हाइड्रोजन ग्रुप कहाँ था, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड। हाँ, तो इसका मतलब जो लैक्टिक एसिड आपका बना है ये लैक्टिक एसिड भी क्या है, ये लैक्टिक एसिड भी D सीरीज का प्रेजेंट है। ठीक बात, ओके। यस सर। अब देखो जब तक हम इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे, ये वाला बॉन्ड जब तक ब्रेक नहीं होगा जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, तब तक हम किसी भी D सीरीज को L सीरीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहां पर भी जो हमने चेंज किया वो किसमें किया, सिर्फ हमने यहीं पर तो चेंज किया है, जो भी ग्रुप हमने ऐड किए हैं वो यहां पर किया है, इस पर हमने कोई किसी टाइप का कोई रिएक्शन नहीं करवाया। और जब इस पर कोई रिएक्शन नहीं करवाया तो ये एज इट इज रहेगा। तो D जो सीरीज है वो D सीरीज का ही कोई प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक बात, मेरी बात समझ में आ गई। तो इस तरह से, हाँ ओके, सो इस तरह से जब तक यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, जब तक कि यहाँ पर बॉन्ड की जो क्लीवेज है, बॉन्ड का ये जो टूटना है वो ना हो, तो ये वाला जो बॉन्ड है आपका H और OH जहां पर जुड़े हुए हैं वो जब तक नहीं टूटेगा तब तक D सीरीज का कंपाउंड बनेगा, L सीरीज का कंपाउंड बनाएगा। L सीरीज का। ठीक बात, यस सर। ये वाली जो, हाँ, ये वाला जो सिस्टम था वो क्या था, ये था आपका रिलेटिव सिस्टम, जिसमें हम उससे कंपेयर करके देखते थे कि भाई यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड कंपाउंड है उस स्टैंडर्ड कंपाउंड के जैसा वो दिखता है या कुछ अलग टाइप का दिखता है। ठीक है, एक सिस्टम हमारे पास में दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं RS सिस्टम। अभी जो RS सिस्टम है वो आपका एब्सोल्यूट सिस्टम या जो एक्चुअल सिस्टम है वो सिस्टम, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि 1951 से पहले हमारे पास में ऐसी टेक्निक्स डेवलप नहीं हुई थी जिससे हम ये पता लगा पाते कि कोई भी जो कंपाउंड है उसमें जो भी ग्रुप से आइटम्स जुड़े हुए हैं वो किस तरह से जुड़े हुए हैं एक्चुअली में। तो हम वहां पर रिलेटिव सिस्टम्स का पता के अकॉर्डिंग उसको देते थे। लेकिन 1956 में कान ने, इनगोल्ड ने और प्रीलॉग ने मिलकर के और एक सिस्टम डेवलप किया और उस सिस्टम को उन्होंने बोला RS सिस्टम, और उन्होंने एक्चुअल या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को पता लगाने के लिए इस सिस्टम को डेवलप किया। अब यहाँ पर RS सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि R और S जो है वो लैटिन वर्ड के दो शब्द हैं कि रेक्टस जिसका R हमने लिया है और सिनिस्टर जिसका S हमने लिया है। तो रेक्टस का मतलब लैटिन में होता है राइट और सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट। ठीक बात, अब ये कैसे काम आएगा उस पर हम अभी बाद में बात करेंगे। पहले हम ये देख रहे हैं कि R और S में R क्या है और S क्या है। ठीक बात, ओके। अब देखिए जब हमारे पास इस तरह से ये एक सिस्टम जब डेवलप किया तो उन्होंने क्या बताया कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं उसमें जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, जितने भी ग्रुप, अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होगा
के कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह या अलग अलग से जुड़ी हुई हो। ठीक है, तो उस ग्रुप का नेचर कैसा है वो हम निकालते हैं सीक्वेंस रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि सीक्वेंस रूल्स क्या है, और फिर हम उनका देखेंगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, और उस प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से फिर हम देखेंगे कि आरएस सिस्टम में किस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाए। ठीक है, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा सीक्वेंस रूल। तो हम सीक्वेंस रूल पर बात करते हैं कि भाई सीक्वेंस रूल जो है वो क्या होता है। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए कि आपके पास में कोई कंपाउंड है, जैसे मैं यहाँ पर अभी वापस यहीं चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि भाई यहाँ एक कोई कंपाउंड लिखते हैं। हम यहाँ पर एक कंपाउंड लिख रहे हैं और वो कंपाउंड जैसे मान लो कि ये कार्बन, इसकी ये चार संयोजकताएं, एक मैंने लिखा यहाँ हाइड्रोजन, एक मैंने लिखा यहाँ Br, एक मैंने लिखा यहाँ पे CH3, एक लिखा मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि क्लोरीन। ठीक है, ठीक बेटा? यस सर। ओके, तो अब इसमें सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो कायरल कार्बन है, ये जो कायरल कार्बन है, ये जो कार्बन है कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन पर जुड़े हुए जितने भी ग्रुप्स हैं या एटम्स हैं उनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, और प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए हमारे पास में ये सीक्वेंस रूल प्रेजेंट है। ठीक बात? तो अब हम देखते हैं कि इससे क्या क्या जुड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पहला नियम क्या है, पहला नियम ये कहता है कि कोई कायरल सेंटर से जुड़े हुए जितने भी ग्रुप्स या एटम्स हैं उनकी हाई प्रायोरिटी डिसाइड होती है किससे, उसके एटॉमिक नंबर से, कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हाई प्रायोरिटी मिलेगी और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको कम प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें कि तो यहाँ पर जो कार्बन हमारे पास में है, इसके पास में हमारे पास में चार ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक है हमारे पास में देखो हाइड्रोजन, एक है हाइड्रोजन, एक है Br, एक है CH3 और एक है क्लोरीन। अब इसमें सबसे ज्यादा जो एटॉमिक नंबर है वो किसका है? Br, ठीक है, ये इसका 35 है, और उससे कम किसका है? क्लोरीन, जिसका 17 है। उसके बाद CH3, उसमें CH3 का मतलब C, ठीक है, क्योंकि C से वो कनेक्टेड है तो C का होता है आपका 6, और उसके बाद में हाइड्रोजन। तो अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में जो आएगा वो आएगा ब्रोमीन, उसके बाद में आएगा आपका क्लोरीन, उसके बाद आएगा आपका CH3 और उसके बाद आएगा आपका सबसे हाइड्रोजन। तो ये हमारा सीक्वेंस रूल तैयार हो गया। तो ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर तैयार हो गया सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग। तो हमने इसमें क्या लगाया, हमने यहाँ पर वो नियम लगाया कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा वो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखेगा। ठीक बात? अभी देखो यहाँ पर हम यहाँ एग्जांपल में भी देखेंगे। देखो हाइड्रोजन जो है उसका 1 होता है, कार्बन का जो 6 होता है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन 8, सल्फर 16, क्लोरीन, फिर देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? आयोडीन की होगी, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। ठीक बात? अब मान लो कभी कभी आपके पास में ऐसी स्थिति आएगी कि अगर आपके पास में कुछ इस तरीके से भी यहाँ पर एलिमेंट जुड़ सकते हैं। जैसे अब मैं इसको यहाँ पर अगर डिलीट करूं और आपको बताऊं कि ये जो Cl है, इस Cl की जगह हमारे पास में यहाँ पे C2H5 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। ओके, अगर यहाँ पर C2H5 हो तो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा? अब देखो हमें पता है कि ब्रोमीन है और यहाँ क्लोरीन की जगह हमने, ये जो क्लोरीन है इसकी जगह हमने यहाँ पे C2H5 कर दिया है। अब Br का तो सबसे ज्यादा है, हमें पता चल गया, लेकिन ये जो CH3
और C2H5 है, ये तो दोनों कार्बन से ही जुड़े हुए हैं, हाँ या ना? ओके, तो अगर कोई ऐसा सिस्टम आपके पास में आ जाता है जहां पर दोनों एलिमेंट सेम होते हैं, जो कनेक्टिंग एलिमेंट है वो सेम होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस कनेक्टिंग एलिमेंट से अगला जो एलिमेंट है उसका देखते हैं कि भाई उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, मतलब उसका जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा है या नहीं। जैसे कि अगर हम CS3 को लिखें तो CS3 को कैसे लिखेंगे, हम CS3 को ऐसे लिखेंगे, C2H5 को कैसे लिखेंगे, C2H5 को हम ऐसे लिखेंगे, C2H5 को ऐसे लिखेंगे, ठीक बात है कि नहीं? तो देखो यहाँ पर जो कार्बन है और ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि दो तो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, ये वाला और ये, लेकिन यहाँ ये वाला जो कार्बन है ये किससे जुड़ा हुआ है, अगले कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो प्रायोरिटी होगी वो किसकी ज्यादा होगी, इस C2H5 की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन से ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का। तो यहाँ ये जो Cl था इसकी जगह हम यहाँ पर C2H5 कर देंगे और फिर हमारा CS3 हो गया, फिर हमारे पास हाइड्रोजन हो गया। क्लियर? तो इस तरह से हमारा दूसरा नियम है कि अगर सेम एलिमेंट किसी कायरल सेंटर पे जुड़े होते हैं तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अगर वहां पे आप देख रहे हो कि सेम एलिमेंट है तो हम उससे नेक्स्ट एलिमेंट जो है उस पर हम चले जाएंगे। जैसे आप यहाँ देखोगे कि यहाँ कार्बन है और ये कार्बन जो है ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कार्बन जो है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो देखो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, इस वाले ग्रुप की, इस ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इस तरह से प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो आपका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप दिखा सकते हो। यस सर। अच्छा, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि जो ग्रुप आपका अटैच्ड है वो ग्रुप ऐसा हो सकता है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स वहां पर प्रेजेंट हो, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर वहां पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इस तरह से आप देख रहे हो कि ये जो वाइनिल ग्रुप है, ये वाइनिल ग्रुप, ये जो वाइनिल ग्रुप है, ये वाइनिल ग्रुप के अंदर आपका ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये आपका कार्बन, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये आपका एल्काइन है, इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर ऐसे डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स अगर प्रेजेंट होंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हमारा जो सिस्टम है उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, इस तरह से ट्रीट करेंगे कि जितने डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, जैसे अगर वहां पे मान लो कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या वहां पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अगर डबल बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट हुआ तो हम क्या करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स, सिमिलर एटम्स वो सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से कैसे जोड़ देते हैं, जैसे कि आप यहां पर देखोगे हमारे पास में सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हमारे पास में CH डबल बॉन्ड CH2, यही है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये वाला जो बॉन्ड है इसको हटा देंगे हम, ठीक है, एक बॉन्ड को हटा देंगे और इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो सिंगल बॉन्ड में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो सिंगल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऐसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया, ठीक है बेटा। अब ये यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, ये जो हमारा डबल बॉन्ड था ये हमने यहाँ से हटा दिया है डबल बॉन्ड। अब मैंने क्या कहा आपको, अच्छा यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, ये हम हाइड्रोजन एज इट इज लिखेंगे। अब ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि इक्विवेलेंट नंबर मतलब सेम नंबर उसी सिमिलर एटम के, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में, तो हमारे जो कार्बन है वो हम एक और कार्बन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक कार्बन और ऐड कर दिया और यहाँ पर एक कार्बन और ऐड कर दिया, क्योंकि डबल बॉन्ड था ना, तो सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या सिमिलर नंबर ऑफ वो जो एटम है वो हमने वहां पे सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको अगर हम देखें तो कैसे होगा सर,
तो कैसे होगा? अब मान लीजिए कि ये आपका है और मैंने आपको क्या कहा कि हम इसको डबल बॉन्ड को क्या कर देंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो उसको हम एज इट इज लिखते हैं, ये हमारे पास में है, ये हमारे पास में है, इसको हमने सिंगल बॉन्ड में लिख दिया। ठीक है, इतनी स्थिति तो समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ जो एटम है वो और ऐड करने हैं। तो इसमें कितने डबल बॉन्ड्स थे? एक डबल बॉन्ड था, तो किस किस के बीच में था? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और यहाँ पर, तो देखो किस किस के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड था ना। तो ये देखो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हो गया, यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे ही हम इस तीसरे एग्जांपल को देखते हैं तो इससे आपको और क्लियर होगा। तो ये मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ ये सिस्टम है और इसमें हमने कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पहले एक बॉन्ड हटाते हैं, फिर दूसरा बॉन्ड हटाते हैं, तो टोटल कुल मिलाकर के हमने 2 डबल बॉन्ड्स हटाए। ठीक है, और 2 डबल बॉन्ड्स हटाने पर किस किस के बीच में बॉन्ड था? कार्बन कार्बन के बीच में। तो देखो एक डबल बॉन्ड हटाया तो 2 बॉन्ड आ गए, एक डबल बॉन्ड हटाया, दूसरा डबल बॉन्ड हटाया, तो ये हमारे पास। और यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, इस पे कार्बन, इस पे कार्बन, इस पे कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड था, तो यहाँ पर देखो ये और ये 3 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट हो गए। बात समझ में आई? यस सर। यस ओके सर। ओके, तो इस तरीके से हम जितने भी सिस्टम्स हैं उन सिस्टम के अंदर, अब आप यहाँ पर अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो आप यहाँ अगर